राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइज एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है सनराइज ऑफ गेट एंड ईएसई। इस टेलीग्राम चैनल में हम हर वीडियो के बाद में एक शीट को अपलोड करते हैं। उस शीट के क्वेश्चंस अगर आप लगा लेंगे तो आपको वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप अगर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें से शीट लगाते हैं, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। अब शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। पहले जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये सब चीज़ें हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग आएंगे लास्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उसके बाद में एक होती है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये हम लोग सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में पढ़ने के बाद में फिर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लगाएंगे। अगर इनको नहीं पढ़ा ऊपर की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर वाली चीज़ों को, तो हमको जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आएगी। तो उससे पहले हमको पहले ये 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यही सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो आ जाओ शुरू करते हैं। फिर देखो, सबसे पहला है एक चीज़, वो है सैंपल स्पेस। ओके, अच्छा, और एक चीज़ सुनो, प्रोबेबिलिटी में हम लोग बात करते हैं किसकी? रैंडम एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हम लोग बात करते हैं किसकी? सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट की। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे कोई खेल नहीं रहता है। यहाँ पे बात होती है सिर्फ और सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट की। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं पता है आपको तो आप पहला वीडियो बेसिक्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ओके, तो चलो ये हो गया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? सैंपल स्पेस के बारे में। अब हम बात करेंगे सैंपल स्पेस के बारे में। ठीक है, देखो, अपन ने डाइस लिया था। डाइस में क्या क्या होगा? नंबर 1 2 3 4 5 6। ओके, तो दोस्त, जब हम डाइस को थ्रो करते हैं, जब हम डाइस को थ्रो कर सकते हैं, तो क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है ना। ये 6 नंबर आ सकते हैं अपने। तो सैंपल स्पेस वो होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जितनी भी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स, सॉरी पॉसिबिलिटी नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स जितने भी आ सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे सैंपल स्पेस। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स, हम लोग कह सकते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने कॉइन लिया एक, तो कॉइन को जब हम टॉस करेंगे, जब हम कॉइन को क्या करेंगे? टॉस करेंगे, तो क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? कितनी चीजें आ सकती हैं? 2 आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? आएगा लास्ट में क्या, हमें उससे मतलब नहीं है। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे क्या क्या आ सकता है, वो सारे का सेट, उन सारी चीज़ों का सेट, वो क्या कहलाएगा? अपना सैंपल स्पेस। तो जैसे हम टॉस किया तो क्या आ सकता है? हेड आ सकता है और टेल। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और नहीं बोलेंगे, या बोलेंगे हिंदी में। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो कितने हमको पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही? 2। तो सैंपल स्पेस कॉइन के टॉस के केस में कितना हो जाएगा? 2। डाइस में कितना हो जाएगा? 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? कितने सारे आउटकम्स हो गए जो आ सकते हैं? 6। ठीक है, तो सैंपल स्पेस अपना वो होता है। अब इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, इसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं, है ना। तो सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है,
जैसे हम इसका एग्जाम्पल लिखें, इसका सेट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो डाइस को फेंकने में, डाइस को जब हम एक बार फेंकेंगे तो उसका जो सैंपल स्पेस आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 1 2 3 4 5 6। अब इन छयों में से कुछ भी आ सकता है। जब डाइस रुकेगी, अपना रोल करना बंद करेगी, तो इन छयों में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन ओके, अब हम बात करेंगे एक और चीज की, इवेंट। ये इवेंट क्या होता है, डाइस को फेंका तो जो आखिरी में चीज आई वो हो जाता है हमारा इवेंट। डाइस को फेंका और अपना 6 आ गया, तो 6 जो आया वही अपना कहलाएगा इवेंट। ठीक, टॉस को फेंक, कॉइन को टॉस किया, हेड और टेल में से हेड आ गया, तो हेड आने का जो काम हुआ वो हुआ इवेंट। ठीक है, तो ऐसे सब चीज़ों को हम क्या कहेंगे, इवेंट। काम का होना, किसी काम का होना अंत में, उसको क्या कहेंगे हम लोग, इवेंट, प्रोबेबिलिटी में। और इसको हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ से हम समझ सकते हैं। एक होता है सेट, और इसी का ही अगर हम इन एलिमेंट्स के ऐसे लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, इस सेट का सबसेट, इस सेट का सबसेट हो जाएगा। अरे ये फाइनल सेट था, इसके सबसेट हो गए 1 2 3 4 5 6। तो आपने पढ़ा होगा 11th में जब सेट थ्योरी पढ़ी होगी तो, है ना, ये हो गया सबसेट। तो हम इवेंट को क्या कह सकते हैं, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्या कह सकते हैं हम इवेंट को, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। डाइस को थ्रो किया, 2 आ गया, तो 2 क्या हुआ, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। डाइस को थ्रो किया, 2 आ गया, तो ये क्या है, 2 इस सैंपल स्पेस का सबसेट ही तो है। ये जो सैंपल स्पेस है ये एक सेट है, तो इसका सबसेट क्या हुआ, 2 क्या है, इसका सबसेट हुआ। फिर मान लो 3 आ गया, 3 क्या हुआ, इस सैंपल स्पेस का सबसेट हो गया। ठीक, ओके, चलो अब हम लोग बात करेंगे एक नेक्स्ट चीज की, वो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब इस एग्जॉस्टिव का मतलब हमको समझना पड़ेगा, इस एग्जॉस्टिव का मतलब हमको समझना पड़ेगा। ये समझ में आ गया तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स आपको समझ में आ जाएगा। एग्जॉस्ट मतलब से नहीं निकालना कि अरे यार आज तो मैं बड़ा एग्जॉस्ट हो गया, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एग्जॉस्टिव का मतलब अलग है। मतलब क्या है कि एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब है इंक्लूडिंग और considering all elements और aspects, including और considering all elements और aspects। मतलब जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, याद करो, पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था कि 5 गर्ल्स थे और 5 बॉयज़ थे, इनको हमें अरेंज करना था एक रो में, और कंडीशन दी थी कि ऑल्टरनेट सब बैठे हों, गर्ल्स और बॉयज़। तो हमने क्या किया था कि 10 स्पेस बनाई थी। पहले हमने बॉयज़ से शुरू किया था, पहले हमने गर्ल्स से शुरू किया था, फिर बॉयज़ आए, फिर गर्ल्स आए, फिर बॉयज़ आए, ऐसे करते करते 10 बार हो गए थे, है ना। फिर हमने दूसरा एक और लिया था
कि भाई उसमें क्वेश्चन में तो लिखा नहीं कि आपको गर्ल्स से शुरू करना है, तो हमने फिर दूसरा भी एक इवेंट लिया जिसमें क्या किया कि बॉयज़ से हमने शुरू कर दिया। हमने बॉयज़ से शुरू किया तो अंत में जाके गर्ल्स पे ख़त्म हो गया। तो ये हम क्या किए थे बताओ, हम लोग ये क्या किए थे, हमने सारी पॉसिबिलिटी को चेक कर लिया था। हमने क्या किया था, सारी पॉसिबिलिटी को हमने चेक कर लिया था। तो एग्जॉस्टिव का जो मतलब होता है वो ये होता है कि ठीक है, तो हम जो है क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे हमने सारी की सारी पॉसिबिलिटी को कंसीडर किया था एग्जॉस्टिव इवेंट्स इसमें। तो ये दोनों इवेंट क्या हुए हमारे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स ही तो हुए ना, हम दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स को हम, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है सारे के सारे एलिमेंट्स या एस्पेक्ट्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, जब हम सारे के सारे चीज़ों को हम वो कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कि 1 2 3 4 5 और 6। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है, उस पर आते हैं, उस पर बात करते हैं। तो हमने क्या किया कि डाइस को थ्रो किया, तो उसका डाइस को थ्रो करने का जो सैंपल स्पेस है वो ये है। अब डाइस को हमने थ्रो किया तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ आएगा नहीं, कोई ना कोई इनमें से एक नंबर तो आएगा ही आएगा। 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए, इन 6 में से कोई ना कोई तो एक नंबर आएगा ही आएगा। ठीक, इन 6 में से कोई ना कोई एक नंबर तो श्योर शॉट है कि आएगा ही आएगा। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, उनका मतलब होता है कि सैंपल स्पेस में से कोई ना कोई एक इवेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, ये क्या है, 1 आना भी एक इवेंट है, 2 आना भी एक इवेंट है, 3 आना भी एक इवेंट है, 4 आना भी एक इवेंट है, 5 आना भी एक इवेंट है, 6 आना भी एक इवेंट है। तो ये सारे के सारे क्या हुए, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हुए। अब इनमें से एक तो पक्का है शॉर्ट शॉट कि इनमें से कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा। तो ये हो गया क्या हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये क्या हो गया हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, ये क्या हो गया हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, यूनियन के बारे में पढ़ा है ना, यूनियन माने सारी चीज़ों को जोड़ना, है ना, सारी चीज़ें एक साथ। यूनियन का मतलब सारी चीज़ें एक साथ, सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं, ए यूनियन बी, ये पढ़ा है ना तुमने। हाँ, तो हम अगर सारे के सारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स का यूनियन करते हैं, अब जैसे ये है अपना तुम्हारा 1 आने का इवेंट है एक, ठीक है, 1 आने का एक इवेंट है ए, 2 आने का इवेंट है बी, 3 आने का इवेंट है सी, डी आने का इवेंट है 4 आने का इवेंट है डी, 5 आने का इवेंट है ई एंड 6 आने का इवेंट है एफ। तो ये अगर हम इनका यूनियन कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स की एक और डेफिनेशन हो गई कि सारे के सारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स का अगर हम यूनियन कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो एक अपना किसके बराबर हो जाता है, सैंपल स्पेस के बराबर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हमें ज़्यादा अब डीप में एग्जॉस्टिव इवेंट्स के जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हम एक डेफिनेशन लिख लेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स की। एग्जॉस्टिव इवेंट्स की सीधे सीधे हम एक डेफिनेशन लिख लेंगे कि ऑल पॉसिबल outcomes in a random experiment are exhaustive। ठीक, all possible outcomes in a random experiment are exhaustive मतलब
मतलब सैम्पल स्पेस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस है, उसमें जितने भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे क्या इवेंट्स हैं, उनका अकरेंस होना इवेंट कहलाएगा। उनका जो इवेंट है, उनका जो वो सारे के सारे जो इवेंट होंगे वो सारे के सारे इवेंट्स क्या होंगे, हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। ठीक, समझ गए इतनी बात? आ जाओ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा जान लो, ओके, एक चीज़ थोड़ा सा जान लो। अगर मान लो ए के होने की प्रोबेबिलिटी है, अच्छा उसको छोड़ो, पहले मैं ये बता दूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे, मतलब एक है इवेंट ए, उसके होने की प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे सी डी ऐसे जैसे भी करना है आप ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है ना, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ओके, उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन इसका मतलब है कि ए की भी प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं और बी की भी प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी, इसका साइन का मतलब होता है इंटरसेक्शन का मतलब हो रहा है कॉमन। ठीक, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, बस इतना जान लो, इतना मुझे बताना था, नहीं पता था तो अब जान लो, ऐसे पता होगा आप लोगों को। ओके, चलो हम बात करेंगे इक्वली इक्वली लाइकली इवेंट्स की। ठीक, तो मान लो एक इवेंट है ए, उसके होने की प्रोबेबिलिटी है पी ए, एक इवेंट है बी, उसके होने की प्रोबेबिलिटी है पी बी। तो अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। और अगर वो दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं तो उनके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, उनके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ऐसे कौन से इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ इवेंट्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। थ्रोइंग अ डाइस, हाँ चलो उसी को लेते हैं, या पहले टॉसिंग अ कॉइन ले लेते हैं। चलो टॉसिंग अ कॉइन, ओके, बताओ क्या आ सकता है कॉइन में, हेड आएगा या टेल आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा? अरे यार तुम लोग को वो भी नहीं पता होगा ना, नहीं पता होगा। अच्छा चलो ये बता देता हूँ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है क्या, 1/2। तो हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी है 1/2, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। परेशान ना हो, अभी बता दे रहा हूँ, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 1/2 कैसे आया? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये कैसे हो गए, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो क्या होगा ये होगा इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, फिर थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है, तो जैसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी है वो होगी 1/6, है ना। 2 आने की प्रोबेबिलिटी है वो होगी 1/6, ऐसे ही 3 आने की प्रोबेबिलिटी है वो होगी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। ठीक, तो देखो सबके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो बराबर है। तो ये 1 2 3 4 5 6 इनके भी जो प्रोबेबिलिटी है बराबर है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 ये किस प्रकार के इवेंट्स हो गए, इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए, बिकॉज इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है,
बराबर है। ओके, क्या है ये, बराबर है। तो ये हो गया। तो अब देखो ये कैसे आया, देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जान ले। क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ओके, अच्छा, अब जैसे मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक, तो बताओ हम क्या कर रहे हैं, सॉरी टॉइन क्या होता है, टॉसिंग अ कॉइन, हम क्या कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक। तो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। यहाँ पे टोटल आउटकम की जगह पे मतलब सैंपल स्पेस में जितने भी इवेंट्स हैं उनको सम कर दो, आपका टोटल आउटकम निकल आएगा। तो सैंपल स्पेस में कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, तो टोटल आउटकम की जगह पे 2 आ जाएगा। अब फेवरेबल आउटकम हमें क्या करना है, हम बोल रहे हैं कि हेड आएगा, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड कितनी बार आ सकता है, अरे भाई कॉइन को टॉस करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जब कॉइन अपना टॉस होके, मान लो एक कॉइन है, ठीक, मान लो एक कॉइन है, ये वाला हेड है और ये वाला टेल है, तो जब अपना हेड आएगा, ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है 2, ये ऐसे गिरेगा आके नीचे, ये आके ऐसे नीचे गिरेगा। जब ये गिरेगा तो ये क्या आएगा, ऊपर क्या शो करेगा, हेड ही तो शो करेगा, टेल तो शो करेगा नहीं, हेड ही तो शो करेगा, टेल तो शो करेगा नहीं, है ना, हेड ही शो करेगा, टेल तो शो करेगा नहीं। तो वो मतलब एक ही तो चीज़ आएगी ना। तो वो जो चीज़ आएगी सामने, वो जो फाइनली काम करने के बाद में जो अपना रिजल्ट निकल के आएगा, वो जो आएगा, वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, वो चीज़ें हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं। तो जब हम कॉइन घूमने के बाद में, हवा में उछलने के बाद में जब वो ज़मीन पे आएगा, तो जो ऊपर शो करेगा वो एक ही चीज़ तो शो करेगा, ठीक है, एक ही चीज़ तो शो करेगा। वो क्या शो करेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और हेड के केस में हेड ही आएगा। तो हेड कितनी बार आ सकता है, 1 ही आएगा, तो 1 आ गया। फिर ऐसे ही हम टेल का भी निकालते हैं, टेल की प्रोबेबिलिटी भी ऐसी हो जाती है 1/2। टोटल आउटकम की जगह पे दोनों आउटकम होंगे, हेड और टेल, है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और जब जमीन पे आएगा, ऊपर आएगा, तो क्या आएगा, टेल ही तो दिखाई देगा। अगर आएगा टेल तो क्या आएगा, टेल ही तो आएगा, ऊपर हेड तो आ नहीं जाएगा ना, हेड और टेल साथ में आएंगे, एक टेल ही तो दिखाई देगा। तो वो कितनी बार आएगा, वो क्या होगा, एक ही बार तो आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी, 1/2। ऐसे ही हम लोग थ्रोइंग अ डाइस में हमने निकाला था। इसमें कितना सैंपल स्पेस था, टोटल कितना सैंपल स्पेस था, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल आउटकम हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम हमारे हो जाएंगे 6। अब डाइस जब घूम के नीचे ज़मीन पे आएगी तो या तो 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 ही तो आएगा, जब ज़मीन पे रुकेगा तो 1 ही तो आएगा। जब 1 आएगा वहाँ पे, तो टोटल आउटकम की जगह पे तो 6 आएगा, और 1 आएगा तो 1 ही आएगा ना, और तो कोई आ नहीं जाएगा आसपास में। तो 1 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, तो 1/6, ठीक। फिर ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आएगा, 2 आएगा, कितनी बार आएगा, एक ही बार तो आएगा, तो 2 आ गया अपना, ठीक है भाई दोस्त। जब वो रुक गया तो 2 क्या आएगा, 2 एक ही बार तो आएगा, सॉरी 2/6 कहाँ गया दोस्त, 1/6, ठीक है। तो ऐसे करते 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 हम लोग इसको आगे बढ़ा देते हैं, 2 3 4 5 6 का हम लोग ऐसे ही निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, वो क्या हो जाती है, 1/6। बहुत बेसिक चीज़ है यार, 11th 12th और उसमें सब पढ़ के आते हैं 10th 10th में। मैंने कहा चलो नहीं किसी को आता होगा तो बता दें, ओके, सीख गए, चलो इतनी बात सीख गए तो हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, कितनी देर का हो गया भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में।
अब हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में। ठीक, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? देखो, ए एंड बी are said to be mutually exclusive events if probability of A intersection B is equal to 0। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इसका मतलब जानो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था अभी कि इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी का। इसका मतलब होता है कि ए और बी दोनों एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, ए एंड बी दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये। और ये 0 के बराबर हो गया, मतलब ये 0 के बराबर हो गया, मतलब 0 के बराबर हो गया, मतलब ए एंड बी कैन नॉट अकर simultaneously in a random experiment। ओके, अब इसके भी एग्जाम्पल देख लो। वही टॉसिंग अ कॉइन, कैसे दोस्त? कॉइन को टॉस किया, ठीक, क्या आएगा? हेड या टेल? क्या हेड और टेल दोनों आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुआ। दोनों इवेंट हेड और टेल, ये दोनों इवेंट एक साथ तो हो नहीं सकते, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, तो टॉसिंग अ कॉइन हो गया। ऐसे थ्रोइंग अ डाइस, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 और 2 साथ में आ जाए, 2 और 3 साथ में आ जाए, फिर 1 2 3 4 5 6 6 साथ में आ जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता, एक ही एक नंबर आएगा। तो टॉसिंग अ कॉइन भी हमारा क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। थ्रोइंग अ डाइस भी हमारा क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक, समझ गए इतनी बात? आ जाओ, चलो हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। ठीक, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? मान लो हमने एक ले लिया इवेंट ए, मान लो एक ले लिया हमने इवेंट बी। उनके होने की प्रोबेबिलिटी है पी ए, उनके होने की प्रोबेबिलिटी है पी बी। ओके, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं दोस्त कि अगर ये होगा तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर ये होगा तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे जो इवेंट्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक, जैसे ए हो रहा है तो बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक, और अगर बी हो रहा है तो ए को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? तो ऐसे हम इवेंट्स को क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे। ओके, ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। एक के होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या कहेंगे उसको हम? इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, क्या कहेंगे उन दोनों को हम लोग? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय अदर्स। एग्जाम्पल समझना है इसका। जैसे मान लो कि ये हैं अपने भैया राजू, ये हैं भैया राजू, है ना?
ये है इनकी बाबू वन है, और ये है इनकी बाबू टू है जी। तो लकी मैन, दो दो बाबू इनके पास में है ना, यहाँ एक एक नहीं लोगों के पास में, इनके पास दो दो हैं भाई। अच्छा, तो किसी से हाय हेलो भी नहीं होता है, यहाँ पे इनके पास दो दो हैं। चलो, तो अब ये है इनकी बाबू वन, ये है इनकी बाबू टू। ये बाबू वन से मिलते हैं, ये बाबू वन से मिलते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, बात करते हैं फ़ोन पे, है ना। खाना खाया तुमने कि नहीं खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, XYZ चीज़ें पूछते हैं। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और जब ये बाबू टू से बात करते हैं, ये सब बातें पूछते हैं, कैसा है मेरा सोना, ये सब बातें पूछते हैं, तो बाबू वन को फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों बाबू को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना। राजू जब बाबू वन से मिलता है तो बाबू टू को फ़र्क नहीं पड़ता है, और जब राजू बाबू टू से मिलता है तो बाबू वन को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों कैसे इवेंट हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा दोनों को, है ना। फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि राजू बड़ा ही दिमागदार आदमी है। राजू क्या है? राजू है इंजीनियर, है ऊपर से बेरोजगार। एक तो इंजीनियर वैसे ही खुराफाती, उसके बाद बेरोजगार हो जाता है यार, तो और खुराफात हो जा उसकी चलने लगती है। तो ऐसा राजू ने स्टेल्थ मोड अपना एक्टिवेट करके रखा हुआ है कि जब वो इसके से मिलता है, घूमता फिरता है, तो उसको नहीं पता चलता, जब वो इससे घूमता फिरता है तो उसको नहीं पता चलता। ठीक है, हाँ। तो बस क्या हो गए, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए अपना, है ना। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पता ही नहीं चल रहा तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब पता चल जाएगा तो फिर भाई बहुत फर्क पड़ जाएगा, है ना। बस यही है। चलो भाई, अब राजू को बाय कहने का वक्त आ गया है। चलो भाई, चलो बाय बाय, तुम भी जाओ, बाय 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 बाय, तुम भी जाओ, बाय बाय बाय। ठीक है, अब समझ गए हो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो इसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं, थोड़ी अंग्रेजी लिख लेते हैं। Two events A and B are said to be independent if occurrence of one event is not affected by other. Occurrence of one event is not affected by other. एक और तरीके से तुम इंडिपेंडेंट इवेंट का पता लगा सकते हो। अगर दो इवेंट हैं A और B, इनके होने की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी A, प्रोबेबिलिटी B, तो अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इफ A and B are independent events, then PA intersection B will be equal to PA multiplied by PB। ओके, ये बात ध्यान में रखना, यही अपनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब तो भाई समझने के लिए ठीक है, पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, बट बेसिकली इस्तेमाल अपने को क्या होने वाला है, ये होने वाला है। अच्छा, सवालों में इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिखा नहीं रहता है ना। आपको क्वेश्चन पढ़ के वो एनालिसिस करके पता लगाना होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है। जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं होगा तो ये नहीं लगेगा। ओके, तो हमें ये पता लगाना होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है,
आओ कर ही लेते हैं। जब कर ही लेते हैं, ये देखो सवाल आया, इन यूनिवर्सिटी एग्जाम PA.9 ये दिया है। मैं बोल रहा हूं कि एक है बच्चा ए, एक है बच्चा बी, उन दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है ना, उन दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा है, हमको फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी विल पास इन दैट एग्जामिनेशन। बोल रहा है कि PA अलग पास होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है, और PB अलग पास होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। हमसे पूछा है कि हमको बताना है कि दोनों पास हो जाएंगे, हमको बताना है कि दोनों पास हो जाएंगे। हमको बताना है कि दोनों पास हो जाएंगे। ओके, अच्छा अब मुझे बताओ, मतलब हमें क्या निकालना है, दोनों पास हो जाएंगे मतलब हमें क्या निकालना है, ये मतलब क्या हो रहा है कि दोनों पास हो रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यही तो लिखते हैं ना, जब साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, एक साथ होते हैं। तो पूछा हमसे यही है कि ए एंड बी विल पास, मतलब एक साथ ये इवेंट हो रहा है। पास होने का जो इवेंट है ए का और पास होने का जो इवेंट है बी का, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो हमसे पूछा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अच्छा अब ये कैसे निकालेंगे, अब ये कैसे निकालेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये लगा देंगे हम, ये लगा देंगे हम, लेकिन कैसे लगा देंगे इसको, हम कैसे लगा दें, क्या हमने इसको पढ़ा है कि ये तभी लगेगा, ये वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब हमारा क्या हो रहा होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे ए और बी। क्या ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है? जी हाँ है। ए के पास होने से क्या बी को कोई फर्क पड़ रहा है? क्या ए पास होगा तो बी फेल हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं। बी अपने उससे फेल हो वो बात अलग है, लेकिन ए के पास होने से बी फेल नहीं होगा। अरे दोस्त, आपका दोस्त है, उसके पास होने से क्या आपको फर्क पड़ता है? क्या आप फेल हो जाते हो? नहीं ना, आपके नंबर कम आते हैं तो आप फेल होते हो। वैसे यहां पे भी है, ए के पास होने से बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए और बी, ऐसे ही बी के पास होने से ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों को कोई फर्क नहीं हो रहा, दोनों अगर पास होंगे तो जब फर्क नहीं पड़ रहा है तो ये दोनों कैसे इवेंट हुए? इंडिपेंडेंट इवेंट। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हुए तो हम क्या ये लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बस यहाँ पे लगा दो 0.9 इंटू 0.8 दैट विल बी इक्वल टू 0.72। तो दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके चलो समझ गए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा यहीं पे एक चीज और समझ लो, यहीं पे एक चीज और समझ लो। यहीं पे एक चीज और समझ लो, रुको बताता हूं। ओके ये हो गया। अब देखो एक चीज समझो यहाँ पे, देखो एक इवेंट है या तो वो होगा, ठीक, या नहीं होगा, ठीक है। एक इवेंट है, या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। होगा और नहीं होगा, उन दोनों के जो सम होता है, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, होने का भी एक प्रोबेबिलिटी होगी, नहीं होने की भी एक प्रोबेबिलिटी होगी। तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो बराबर होता है किसके? 1 के बराबर होता है। ओके, जैसे तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। बुलाते हैं अपने राजू भाई को, ये है अपना राजू भाई। और ये है उसकी बाबू। ओके, ये है अपना राजू भाई। राजू भाई ने अपनी बाबू से पूछा, अरे बाबू के कान और बाल कहाँ गए? हाँ, राजू ने अपनी बाबू से पूछा कि पिक्चर देखने चलोगी, मूवी,
मूवी देखने चलोगी? तो अब क्या हो सकता है? मूवी देखना ये क्या है? एक इवेंट है। अब या तो ये मूवी देखने जाएगी जाएगी, है ना, या नहीं जाएगी। ठीक, या तो मूवी देखने जाएगी या नहीं जाएगी। जाएगी तो जाने के, मैं बोल रहा हूँ, मतलब मूवी देखना इवेंट है ए, या एम से रिप्रेजेंट करो, चलो एम, ठीक है। तो जाएगी, जाने की प्रोबेबिलिटी है पीएम, और नहीं जाएगी, इसको मैं, देखो, जाने के इवेंट को मैं कहूँगा एम, और नहीं जाने के इवेंट को कह रहा हूँ एम डैश। तो जाएगी तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पीएम, और नहीं जाएगी तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पीएम डैश। तो जाना और नहीं जाना, इनका जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा ये हो जाएगा किसके बराबर? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इतनी बात समझ गए मेरी? ओके, चलो चलो, राजू को कहते हैं बाय। अब इधर आ जाओ। अब मैं इसी क्वेश्चन का पार्ट बी पूछ रहा हूँ आपसे, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी पूछ रहा हूँ। ठीक, ठीक है। ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.9। तो बताओ फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई ए पास होगा या तो ए फेल होगा। ठीक, या तो पास होगा या तो पास नहीं होगा, या तो पास नहीं होगा मतलब फेल हो जाएगा। तो होगा और नहीं होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 के बराबर। होने की पता है हमको, होने की पता है प्रोबेबिलिटी, पास होने की प्रोबेबिलिटी पता है, तो नहीं होने की मतलब फेल होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए रख दें यहाँ पे, 1 माइनस 0.9। फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.1। ऐसी दोस्त निकाल लो आप। बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी तो वो भी ऐसे निकल आएगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था? 0.8। तो ये क्या हो जाएगा? 0.2। तो दोस्त दोनों फेल हो जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फिर वही बात आ जा रही है, ए के फेल होने से बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बी के फेल होने से ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों का फेल होना ये कैसा इवेंट हुआ? इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ। मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, लगा लेंगे। तो हो जाएगा 0.8, सॉरी, ये हो जाएगा 0.1 और हो जाएगा 0.2, दैट विल बी इक्वल टू 0.02। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 0.02। 0.02 होगा, 0.02। अच्छा ठीक है, वो तो चलो ठीक है, छोड़ो, वो तो अलग चीज है। ओके, ठीक, दोनों का क्या हो गया? फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.02। ओके, 0.02। अच्छा, मैंने पूछा आपसे कि एटलीस्ट वन ऑफ देम फेल, मतलब एक पास है एक फेल है ना। ऐसी कंडीशन हमको बतानी है, ऐसी कंडीशन हमको लगानी है कि एक उसमें से, दोनों में से एक कोई फेल हो जा रहा है। तो बोल रहा है हमसे एटलीस्ट वन ऑफ देम फेल, तो मतलब ये पास हो गया और ये फेल हो गया, है ना, या फिर और ये फेल हो गया और ये पास हो गया, या फिर सॉरी ये पास हो गया, या फिर दोनों फेल हो गए। या फिर दोनों फेल हो गए, ठीक है, या फिर दोनों फेल हो गए। अब इस केस में हम क्या करेंगे? हमें पता है कि दोनों के पास होने की, ठीक, दोनों के पास होने की, कि दोनों पास तो हो ही रहे हैं,
इसकी हमको प्रोबेबिलिटी पता है, वो है 0.72, है ना, 0.72। तो एटलीस्ट मतलब कोई भी एक फेल होगा, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? देखो, एक प्रोबेबिलिटी है दोनों पास हो रहे हैं, एक प्रोबेबिलिटी है कि एक पास हो रहा है दूसरा पास नहीं हो रहा है, मतलब या फिर दोनों फेल हो जा रहे हैं, है ना। तो वो क्या हमको बताएगा कि जैसे मान लो कि हमने किया नहीं, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम फेल, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 माइनस 0.72, ये हो जाएगी 0.28। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, ये मैंने कैसे लिख दिया? देखो, हमें पता है कि दोनों पास तो हो रहे हैं, पास होने की प्रोबेबिलिटी दोनों पास हो रहे हैं एक साथ, वो हमको पता है। तो दोस्त, जब दोनों पास नहीं होंगे, दोनों पास नहीं होने का मतलब एक कोई फेल हो रहा है, मतलब क्या है उसका कि भाई दोनों पास हो रहे हैं, उसको 1 में से माइनस कर दो, आपका 0.28 आ जाएगा। आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो कोई ना कोई एक फेल हो रहा है, वो आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि क्या है कि अपना दोनों पास हो रहे हैं, ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, और दोनों पास मतलब कोई ना कोई एक फेल हो रहा है। तो एक फेल हो रहा है मतलब कि ये इवेंट नहीं हो रहा है, या तो ये इवेंट होगा दोनों पास होने का, या फिर ये इवेंट नहीं होगा। तो दोनों पास हो रहे हैं, वो इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है अपने पास में, तो दोनों पास नहीं हो रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम फेल, मतलब दोनों पास नहीं हो रहे हैं एक साथ, कोई एक ही पास हो रहा है या दोनों फेल हो जा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। बस इतना मुझे बताओ कि दोनों पास नहीं हो रहे हैं ना। अपने पास में क्या है कि दोनों पास हो रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाला, और नहीं मतलब कि नहीं हो रहा है, मतलब दोनों पास नहीं हो रहा है, मतलब उसका मतलब तीन चीज़ें उसमें से निकल के आ जाएंगी, एक हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, एक हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, या दोनों नहीं हो रहे हैं पास। तो वो क्या हो जाएगा, नहीं हो रहे हैं दोनों पास, मतलब 1 माइनस दोनों पास हो रहे हैं, तो वही अपने अपन ने निकाल लिया, 0.28 आ गया। ओके, समझ में आया इतनी बात? हमें उससे कोई मतलब नहीं है भाई, एक अच्छा यहाँ तो वो भी लगेगा कि एक पास हो रहा है, एक पास नहीं हो रहा है, एक पास नहीं हो रहा है, एक पास हो रहा है, या दोनों पास हो रहे हैं या दोनों फेल हो रहे हैं, वो तो चीज़ है, वो तो चीज़ है, उतना तो आपको जाना है। बट मुझे यहाँ पे बताओ कि अपने पास इवेंट क्या है। इवेंट है अपना कि दोनों पास हो रहे हैं, बस इवेंट तो अपना यही है ना कि दोनों पास हो रहे हैं। और दूसरा क्या होगा कि दोनों पास नहीं हो रहे हैं, दूसरा इवेंट क्या होगा, दोनों पास नहीं हो रहे। दोनों पास नहीं हो रहे मतलब क्या है कि कोई ना कोई उनमें से एटलीस्ट एक तो फेल है ही है अपना, इसका मतलब कि दोनों पास नहीं हो रहे हैं एक साथ। तो आपको 1 में से वो माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 0.28। ओके, वही मैंने किया। अरे भाई, राजू की गर्ल जो बाबू थी वो पिक्चर देखने जा रही थी या पिक्चर देखने नहीं जा रही थी, तो उसको हम कैसे निकाले थे, 1 माइनस पिक्चर देखने जा रही थी, तो वही हमने यही किया यहाँ पे, ठीक है ना। बस वही किया, अपना आंसर आ गया 0.28। ओके, नहीं समझ में आया तो परेशान मत हो, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया परेशान मत हो, आगे बहुत मिलने वाले हैं, बहुत मिलेंगे, आगे क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ओके, मेरी भी भाई लिमिटेशन है, मैं भी ज़िंदगी में पहली बार प्रोबेबिलिटी करवा रहा हूँ किसी को, समझे, तो इसलिए जो है क्या बोलते हैं, मेरी भी थोड़ी सी, मुझे तो आता है समझ में, ठीक है ना, बट कभी कभी ऐसा होता है यार कि वो डिलीवर नहीं हो पाता उसमें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसको डिलीवर करने की, बट अभी मैंने वीडियो पॉज किया था ना, मैं वही बैठ के सोच रहा था भाई इसको कैसे बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ, 10 मिनट तक मैं सोच ही रहा था, पर मैंने कहा चलो ऐसे बता देता हूँ, मुझे जो समझ में आया मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया। बट फिर भी अगर जैसे मान लो कि नहीं आता है एक्सप्लेनेशन में, तो मुझे कमेंट में नीचे लिख देना, मैं दोबारा से फिर कोशिश करूँगा इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की। ओके, और नहीं भी आ रहा है तो वेट करो, आगे में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, जब करेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब हम लोग बात करेंगे एडिटिव थ्योरम की। एडिटिव थ्योरम क्या होती है? एडिटिव थ्योरम होती है ये, PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस
पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे लिख लेना ऊपर इफ, नहीं सॉरी, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, कोई भी दो इवेंट्स है ए एंड बी, तो उनके में अगर हमको एडिटिव थ्योरम लगाना हो तो वो लगेगी ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे एक बात करते हैं कि ये एडिटिव थ्योरम होती क्या है। ये एडिटिव थ्योरम होती क्या है, सिंपल सी बात है कि या तो ए हो रही होगी या तो बी हो रहा होगा, या तो ए इवेंट हो रहा होगा या बी हो रहा होगा, ऐसा कहीं पे भी लिखा है, आइदर या तो ए हो रहा है या बी हो रहा है इवेंट। ठीक है, तो हम वहाँ पे समझ जाएं कि हमको क्या लगाना है, एडिटिव थ्योरम लगाना है। ओके, आइदर ए और बी, तो वहाँ पे हमको क्या लगाना है, एडिटिव थ्योरम लगाना। मतलब इसका और थोड़ा मतलब समझोगे तो मतलब ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अकरिंग। ओके, मतलब यह है कि कोई इन दोनों में से कोई एक तो हो ही रहा है अपना, है ना। तो आइदर ए और बी, कहीं पे भी हो जाए, लगा दो सीधा एडिटिव थ्योरम। ओके, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है आइदर ए और बी। ओके, आइदर ए और बी। ठीक, ऐसे ही मान लो कि तीन इवेंट्स दे दिए, तीन इवेंट्स दे दिए फॉर 3 इवेंट्स ए बी एंड सी, वहाँ पे हम एडिटिव थ्योरम कैसे लगाएंगे, तो वहाँ हो जाएगा इसमें थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस मिलेगा ये वाले वीडियो में, बीच बीच में बहुत बार पॉज करना पड़ा। क्या करूँ यार, घर में शूट करता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ यार चलता ही रहता है, कभी मम्मी बुला लेती, कभी कुछ हो जाता है, उसके लिए यार सॉरी, थोड़ा सा समझा करो, है ना। तो ये बात है। ओके, तो 3 इवेंट्स हो गए, तो ए बी एंड सी, तो वहाँ पे अगर हमको एडिटिव थ्योरम लगानी हुई तो हम ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगाएंगे एडिटिव थ्योरम। ओके, चलो क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करोगे एडिटिव थ्योरम का। चलो, जैसे मान लो कि एक इवेंट है ए, उसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी दे दी है 0.25, और एक इवेंट है बी, उसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है 0.35। ओके, और उन दोनों का एक साथ अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे पास में 0.05। ओके, तो बताओ क्या होगा। सीधे सीधे हम एडिटिव थ्योरम लगा देंगे, तो लगा दो यहाँ पे। यहाँ पे लगा दो, ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 0.6 माइनस 0.05, 0.35 में 0.25 जोड़ोगे तो 5 और 1.6। ओके, और ये हो जाएगा 0.05 माइनस करोगे इसमें से, ये होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक, तो ये अपना आंसर हो गया। ओके, मैंने सिंपल बता दिया, एप्लीकेशन करके दिखा दी कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, क्योंकि कई बार होता है कि यार फॉर्मूला अप्लाई हमको नहीं समझ में आता, एक बार अप्लाई करके टीचर के द्वारा या जो पढ़ा रहा है उसके द्वारा सिखा दिया जाता है, तो मतलब दिखा दिया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि अच्छा ऐसे अप्लाई करते हैं। ओके, हमने लिखवा दिया, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप समझदार हो, बहुत बड़े हो गए, आपको ये आ जाएगा, अप्लाई कर लोगे, फिर भी एक बार के लिए अप्लाई करके दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूँ, आगे बहुत सवाल है, आगे करेंगे हम लोग इसके वर्ड प्रॉब्लम। ओके, बहुत मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, अभी इसका कंडीशन प्रोबेबिलिटी में बहुत इस्तेमाल है, आ जाओ करेंगे उसको। ओके, तो चलो अब आते हैं अपने मोस्ट अवेटेड टॉपिक पे, जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक।
ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? नाम देखो क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी में कुछ ना कुछ कंडीशन लग रही है, ठीक। तो जैसे मान लो कि एक है इवेंट ए, एक है इवेंट बी, इसके होने की प्रोबेबिलिटी है ए, इसके होने की प्रोबेबिलिटी है बी। अब मैं कह रहा हूं कि बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। ए की कोई कंडीशन दी हुई है तुमको, ठीक है। बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ए की मैंने कोई तुमको कंडीशन दे दी। जब ए की वो कंडीशन फुलफिल, मतलब ए की कंडीशन ऐसी है, तब आपको बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये है इसका मतलब, ए की कंडीशन ऐसी है तब आपको बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको। आ जाओ, बुलाते हैं अपने राजू भाई को। ये है अपना भाई राजू, और ये है उसकी प्यारी सी बाबू, है ना। राजू ने अपने बाबू से पूछा कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं, ठीक, चलो पिक्चर देखने चलते हैं। इसकी बाबू ने बोला कि मैं देखो जा भी सकती हूँ और नहीं भी जा सकती हूँ, या मैं तभी जाऊंगी जब तुम रेड कलर की टी शर्ट पहन के आओगे, ठीक है। जब तुम रेड कलर की टी शर्ट पहन के आओगे, मैं तब सोचूंगी, है ना, मैं तब सोचूंगी। तो अब ये क्या लग गई, बताओ क्या हो गया? ये इसने कंडीशन लगा दी कि तुमको रेड कलर की टी शर्ट तो पहनना ही पहनना है, वरना मैंने नहीं जाना है पिक्चर देखने के लिए, ठीक है। मतलब बात भी तभी होगी पिक्चर देखने की जब तुम रेड कलर की टी शर्ट पहन के आओगे। फिर मैं जब नीचे आऊंगी तब अपना मूड बताऊंगी कि मुझे जाना है कि मुझे नहीं जाना है ना। ऐसा होता है यार, जिनके होगी भाई उन्होंने देखा होगा, हमारे भाई कभी पाला ही नहीं पड़ा, है ना। हमने सुना है ऐसा मीम देख के और यूट्यूब वगैरह देख के। खैर चलो, तो लेकिन ये है कि तुम आ रहे हो तो बात भी चलने की तभी होगी जब तुम रेड टी शर्ट पहन के आओगे। तो ये रेड टी शर्ट पहन के आने का क्या लगा दिया, ये लगाती कंडीशन, और यही हो गई अपनी क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक। यही हो गई क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इनको बोलो बाय बाय दोनों को, चलो बाय, चलो बाय 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 बाय। ओके ओके, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि the conditional probability of an event B given A is defined, ठीक है। तो फिर क्या होगी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। और ये निकलेगी ये ऐसे, यहां पे डिफाइंड है कि ए की प्रोबेबिलिटी हमारी जीरो नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए के ऊपर कुछ कंडीशन लगी हुई है, तभी बी होगा, जब ए होगा तभी बी होगा, है ना, ये कंडीशन है। तो जो कंडीशन लग रही है वो इवेंट डैश के राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं वो इवेंट हमारा स्लैश के लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। ये स्लैश नहीं है,
ये सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे, ठीक है। फिर उसका फॉर्मूला आता है वो ऐसे आता है। जैसे अगर मान लो मैं कहता कि हमने कह दिया कि मुझे प्रोबेबिलिटी ए की निकालो गिवन बी दिया है, हमको बी की प्रोबेबिलिटी दी है कि भाई बी ऐसे हो रहा है, हमें तब ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तब हम इस फॉर्मूले को कैसे लिखते, तब हम लिखते ऐसे डिवाइडेड बाय ऐसे। जो कंडीशन दी है वो हमेशा अपॉन में आएगी, ठीक। जिसकी कंडीशन दी हुई है वो हमेशा अपॉन में आएगी, और जिसकी निकालना है वो हम ऐसे लिख देंगे, ओके। उसको हमको नहीं लिखना है, जिसकी कंडीशन दी है उसी की प्रोबेबिलिटी हमको अपॉन करके लिखनी है। और इसमें भी क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई मेरे? आपके मतलब मेरे क्या, आपके समझ में आ गई इतनी बात? ओके। कितना टाइम हो गया देखें ज़रा, 1 घंटा हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, कंडीशन प्रोबेबिलिटी की कॉन्सेप्ट पढ़ ली। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ताकि क्या होगा ना, एक लाइन से होगा तो वो सही रहेगा, ओके ना। चलो मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, सॉरी फॉर दैट। और हमेशा इसकी तरह स्माइल करते रहना, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में एक बात मैं बता देता हूँ कि देखो, एक्सप्लेनेशन में कभी कभी ऐसा होता है यार कि हो सकता है कि मैं एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैंने 100% एक्सप्लेन कर दिया। जहाँ पे मुझे फीलिंग आ जाती है कि भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, वहाँ पे मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, दोबारा से या और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है मुझे फीलिंग ना आ रही हो और आपको समझ में ना आ रहा हो। मैं कह रहा हूँ किसी एक को भी समझ में नहीं आ रहा ना, तुम लिखो नीचे, मेरे से हो पाएगा, मैं उसको आपका वो डाउट को, उस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा दोबारा से। मुझे जैसे भी करना होगा मैं करूँगा, ठीक है, जैसे भी करना होगा मैं करूँगा उसको, ओके। और रही बात एक शीट के बारे में, आप लोग के मन में डाउट आता होगा ये शीट में ऐसे सवाल क्यों दे देता है आसान। देखो, मेरा मकसद है अभी के लिए, जो मेरा मकसद है वो ये है कि दोस्त, मैं जितना आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, वो कॉन्सेप्ट आप जब उसमें क्वेश्चन पे लगाओगे, ऐसे तो आपने पढ़ा, आपको याद है, बट अगर आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगा लिए ना एट अ टाइम, तो आपका क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट एकदम सीमेंट हो जाएगा, ठीक है। रिवाइज करने से उतना सीमेंट नहीं होगा जितना क्वेश्चन लगाने से होगा, जितना आप उसको अप्लाई करके देख पा रहे हो। मेन बात है कि आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे कर पा रहे हो। मेन अपना खेल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिकली यही होता है कि आप उसको अप्लाई कैसे कर पा रहे हो, क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल पा रहे हो। और जब तक आपको कॉन्सेप्ट रिमेंबर ही नहीं रहेगा, अब कैसे उसको अप्लाई कर पाओगे। तो मेरा ये मकसद शीट देने का बस यही रहता है कि दोस्त, जो भी हमने उस वीडियो में पढ़ा ना, वो हमारा यहाँ पे सीमेंटेड हो जाए, ओके ना। तो इसलिए मैं शीट देता हूँ, इसलिए मैं शीट में थोड़ा सा आपको इजी सवाल लगते होंगे, थोड़ा सा आपको रिलेटेबल सवाल लगते होंगे जो हमने उसमें किया। तो मुझे ऐसा नहीं करना कि मैं शीट में हाई लेवल सवाल कर दूँ, भाई मैंने जब वो करवाया ही नहीं है तो मैं क्यों जो है क्या बोलते हैं उसकी शीट में मैसेज दूंगा। मेरा शीट देने का मतलब बस इतना है कि मैं जो है आपके कॉन्सेप्ट मुझे स्ट्रॉन्ग कराने हैं, बस इसलिए वो शीट देता हूँ। अगर आप उसको लगा लोगे, आप खुद देखना ना, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप खुद देखना, आप उस कॉन्सेप्ट को लगाओगे, उस कॉन्सेप्ट को शीट में लगाओगे, अब देखना आपको वो कितना अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, है ना, इसलिए मैं ऐसे देता हूँ। मैं कुछ सोची समझी हुई साजिश बोल लो, साजिश ही है ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कंडीशन प्रोबेबिलिटी के ढेर सारे क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, राधे राधे।